हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयुष एकेडमी पर। आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 2 है केमिकल इक्वेशंस। यहाँ से इस चैप्टर का मेन टॉपिक चालू होता है और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। इस चैप्टर में भी हम लोग एक बार वापस वो रिवाइज करेंगे। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा उसको, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है वो भी बताऊंगा। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस करते हैं क्या तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, मैं वो भी बताऊंगा। बने रहे इस चैनल के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जब भी मैं कहूँगा कि हाँ इस आंसर को आपको कमेंट करना है, इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, उसके स्टेट्स को कैसे किया जाता है मैं वो भी बताता रहूँगा। तो बने रहे इस चैनल के साथ। तो चालू करते हैं लेक्चर नंबर 2, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? ये एक मेथड होता है। केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल्स एक बार देख लूँ सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला एंड सिंबल्स, यस बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है कि एक ऐसा मेथड जो हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला, हम लोगों को मान लो केमिकल रिएक्शन दिखाना है जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो प्रोडक्ट क्या देता है? जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या देता है? हम लोगों को देता है जिंक सल्फेट, साथ ही हाइड्रोजन गैस देता है। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस टाइप के फॉर्म को क्या कहा जाता है? वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्ड इक्वेशन ज्यादा यूज नहीं किया जाता। वर्ड इक्वेशन को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, हम लोग इनके सिंबल्स को यूज करते हैं। वर्ड इक्वेशन मैंने एक बार समझा दिया है क्या होता है, बेसिक है। एग्जाम्स में अगर वर्ड इक्वेशन करके आप करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इनको सिंबल ही चाहिए। तो सिंबल कैसे लिखेंगे हम लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं जिंक, ये क्या हो गया हमारा जिंक, Zn यानी जिंक। अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, क्या हो गया ये? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, और ZnSO4, इसको क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा ये? जिंक सल्फेट और H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ये होगा हाइड्रोजन। हम लोग इसको ना यूज करके हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, ये पूरा केमिकल रिएक्शन है यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल्स। ये वर्ड इक्वेशन है, हम लोगों को सिंबल इक्वेशन बनाना है। जिंक H2SO4 ये फॉर्मूला हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है, और H2 हाइड्रोजन का सिंबल है। सिंबल और फॉर्मूला यूज करके अब यही इक्वेशन अगर हम लोग ऐसे लिखें, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट देता है। क्या देता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4। साथ में हम लोगों को बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बस एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे जिंक ने हाइड्रोजन सल्फेट में से हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया और सल्फेट को अपना दोस्त बना लिया, ZnSO4 मिल गया, हाइड्रोजन
बाहर निकल गया। हम लोगों ने फॉर्मूला चेंज नहीं किया है, फॉर्मूला नहीं हटाया, H2SO4 में से बस एलिमेंट्स को रीअरेंजमेंट करना। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, SO4 को SO3 कर देते हैं, SO2 कर देते हैं, SO ही रहने देते हैं, O को हटा देते हैं, S को कहीं और लिख देते हैं, तभी होता है हमने H2SO4 का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग H3SO3 कर देते हैं, फॉर्मूला चेंज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो नहीं कर सकते। इसके एलिमेंट्स पर अरेंजमेंट हो गए, पहले H2SO4 के साथ था, फिर SO4 Zn के साथ आ गया, H2 बाहर निकल गया। इस चीज को क्या कहा जाता है, सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन, ये सब मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है। टेलीग्राम पर जाकर आयुष एकेडमी सर्च करो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मैंने लिंक तो दे दी है बट लिंक से ओपन नहीं होता वो। तो आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप है नहीं है तो डाउनलोड करो और उस पर आयुष एकेडमी करोगे तो हमारे इसी चैनल का लोगो उसमें रहेगा, उसके अंदर ये सारे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे दूंगा। जो वीडियो शूट नहीं हो इसके भी हैंड रिटन नोट्स में दे दूंगा, ताकि आप पहले प्रेफर कर ले, ताकि जब मैं वीडियो में आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ये हो गया सिंबल इक्वेशन। अब मैं यही लिखा हुआ है, मैं ये बता देता हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको भी पता चल गया क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, एरो के लेफ्ट साइड वाले, एरो के लेफ्ट साइड वाले, ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट करने वाले हैं, जो ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जो रिएक्ट करने वाले हैं, और रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। ये हमको प्रोडक्ट मिला है, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये हमको प्रोडक्ट मिला है। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई काम करोगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। इन दोनों ने काम किया, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और हम लोग को रिजल्ट क्या मिला, ZnSO4। जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में हमको ZnSO4 मिल गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। कोई भी इक्वेशन किसी में भी अगर आप लोग को इस तरीके से एरो मिले निकलता हुआ, अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन, मान लो कोई क्लोरीन गैस Cl2 गैस ऐसे कर दिया, मान लो कोई ब्रोमीन गैस इस तरीके से कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो निकल रहे हैं, गैस निकल रहे हैं, रिएक्शन में गैस निकल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन गैस हम लोगों को निकला और ZnSO4 हम लोगों को मिल गया। नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ आपको सब कुछ बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है और अच्छे से समझ में आना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक पॉइंट और नोट कर लो, एक पॉइंट और नोट कर लो कि रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है। रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड, कोई भी कंपाउंड चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 10 क्यों ना हो, लेकिन एरो के लेफ्ट साइड हो तो रिएक्टेंट ही कहलाएंगे। एरो के लेफ्ट साइड वाले जितने भी हो, लेफ्ट साइड वाले जितने भी हो रिएक्टेंट, और का मतलब क्या हो जाता है, राइट साइड वाले। राइट साइड के एलिमेंट्स जितने भी हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, अगर एरो के राइट साइड वाले हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से याद रख सकते हो, रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड वाले, प्रोडक्ट मतलब राइट साइड वाले। नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कोई और एग्जांपल से। मान लो यहाँ पर एक और पॉइंट मेरा छूट गया था, मेरे को पहले बता देना चाहिए था कि जो एरो साइड होता है इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट कंबाइंस to give product, reactant combines to give product। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट अभी कंबाइन होने वाले हैं, या मतलब कंबाइन होने वाले हैं या अलग होने वाले हैं, और हम लोगों को नया प्रोडक्ट मिलने वाला है, नया एलिमेंट मिलने वाला है, नया कंपाउंड मिलने वाला है, जो अलग ही डिफरेंट प्रॉपर्टी से होगा, रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी से होगा, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपने देखा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिखे, जैसे मान लो हम लोगों ने यही लिखा Mg ले लेते हैं, Mg + O2 gives MgO। ठीक है, तो हम लोग ये प्लस साइन लगाते हैं। रिएक्शन में ये प्लस साइन हमेशा याद रखना, प्लस साइन ही रहेगी, कोई और साइन नहीं रहेगा, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, माइनस का साइन नहीं रहेगा, प्लस का साइन ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कंबाइन करके ये बनाने वाले हैं, ये दोनों कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा क्या होगा कि ये टूटने वाला है और ये दोनों बनाने वाले हैं, ये दोनों हम लोगों को ऐसा प्रोडक्ट मिले हैं। इनके बीच में ये पॉजिटिव साइन ही रहेगी, हमेशा याद रखना केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त कि पॉजिटिव साइन ही रहेगी हमेशा इक्वेशन में।
चाहे वो प्रोडक्ट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, चाहे कोई भी कंपाउंड टूट के नया प्रोडक्ट बनाए, दो में, इस चीज को कहा जाता है। अभी इससे रिलेटेड कौन किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं वो आगे के वीडियोस में आपको डिटेल में मिलेगा, बस इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चीज को नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब जो मेन टॉपिक आ रहा है, जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स कटने की चांसेस रहते हैं, बट हाँ इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा और मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने ध्यान से देखा और प्रैक्टिस की तो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने नोट्स दिए, आप नोट्स पढ़ेंगे तो में आ जाएगा। मैं बताना बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या, कैसे किया जाता है और लिखा जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब होता है कि जो एटम्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी मान लो दो एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो दो एटम प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर दो यहाँ रिएक्टेंट में है, एक यहाँ पर है, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, फिर हमको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। कैसे? स्टाइकियोमेट्री को घटाकर बढ़ाकर ऐड कर जो भी कर हम लोगों को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लिया था वो अनबैलेंस्ड था। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास दो था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जो था, हमारा राइट साइड पे जो था उसमें एक था, अनबैलेंस था, तो हमको दूसरे साइड पे भी स्टाइकियोमेट्रिक में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो भी एक एग्जांपल है। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, कोई भी इक्वेशन दे दे तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको बैलेंस्ड करना पड़ता है। उस टाइप के रिएक्शन को अनबैलेंस्ड कहा जाता है, बट उसको बैलेंस करना पड़ता है। चलो यहां पर अभी हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोगों ने जिंक सल्फेट का एग्जांपल लिया था, जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से बना था। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल लिखे क्योंकि वर्ड इक्वेशन ज्यादा यूज नहीं आता। जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आई। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट, चलो यहाँ थोड़ा लिख दूं, मेरे को यहाँ वर्डिंग्स लिखने का टाइम चाहिए, रिएक्टेंट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स चेक करने वाले हैं। ओके, चलो इस पर से लिख दो। सबसे पहले इसमें देखो कितने टाइप के हमारे पास एटम प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास जिंक प्रेजेंट है, एक एटम ये हो गया, H2% अलग हो गया, हमने इसको अलग कर दिया, जिंक सेम आ गया, सल्फेट भी आ गया, हाइड्रोजन, यानी टोटल हमारे पास कितने टाइप के एटम्स हैं, हमारे पास जिंक है, पूरे रिएक्शन में जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फेट है। इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। इस तरीके से हम लोग के पास चार है। सबसे पहले इस चीज को देख लो, इसको इस मेथड को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट ट्रायल मेथड। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया हो इस तरीके से तोड़ लो, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, रिपीटिशन नहीं देखना है। ठीक है, रिपीटिशन नहीं देखना है, सिर्फ हमको देखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जिंक एक हो गया, यस, हाइड्रोजन हो गया, यस, सल्फर हो गया, यस, एंड ऑक्सीजन हो गया, यस। ठीक है, रिएक्टेंट साइड देख लो, क्योंकि रिएक्टेंट साइड ही रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट मिलता है, तो रिएक्टेंट साइड देख लो, ये लिख दो। अब देखो नंबर ऑफ जिंक एटम, नंबर ऑफ जिंक एटम, रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम है जिंक के, एक। कैसे पता चलेगा, जिंक के आगे मान लो हमने ये 2 लगा दिया तो हम लिख देंगे कि दो जिंक प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 जिंक प्रेजेंट है। 3 कर दिया, 3 जिंक प्रेजेंट है। 4 कर दिया, 4 जिंक प्रेजेंट है। कुछ नहीं है,
एक जिंक प्रेजेंट है। चाहे ऐसे लिखें इसको, एक जिंक लिखें, चाहे कुछ ना लिखें, एक जिंक प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट साइड पे कितना है, एक जिंक है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो जिंक कितना है, एक ही है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, कोई स्टाइकियोमेट्री नहीं है, यानी वो क्या हो गया, एक ही प्रोडक्ट है। कुछ लिख दिए होते तब यहां पर आ जाता प्रोडक्ट में कितने जिंक प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे H2, नंबर ऑफ H एटम, नंबर ऑफ H एटम। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होगा कि सर अभी आपने बताया था कि यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, इसके आगे भी तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन है 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस H2 को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सेम ही होता है। इस H को चाहे इस तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से लिखे, एक ही होता है, मतलब सॉरी दोनों सेम ही होता है। यानी H2 अगर हम लोग अलग ले रहे हैं तो कितना रिएक्टेंट साइड पे कितना H2 है, 2H है। क्योंकि देखो यहाँ पर चाहे ये 2 को उठा के हम यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, कितना होगा, 2 ही होगा। यानी H एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितना मिला, 2। सेम देख लो H2 कितना मिला, 2। क्यों, क्योंकि ये H, चाहे हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, H2 सबस्क्रिप्ट में लिख दें, ठीक है, चाहे उसको सामने ला के लिख दे, तो बात एक ही है, दोनों सेम ही है। तो हमारे पास कितना, प्रोडक्ट में भी 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है। अब आते हैं हम लोग सल्फर के लिए, नंबर ऑफ S एटम, नंबर ऑफ सल्फर। रिएक्टेंट में देख लो सल्फर कितना है, इसको तोड़ दो, इसको कैसे तोड़ोगे, H प्लस H प्लस S प्लस O प्लस O प्लस O प्लस O, क्योंकि ऑक्सीजन 4 हो गए ना, अगर H2 ऐसे लिख रहे हैं यानी 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ऑक्सीजन इस हिसाब से 4 हो गए, इसके लिए मैंने तोड़ दिया। तो देखो रिएक्टेंट साइड पे कितना S है, 1 है, लिख दो 1। रिएक्टेंट साइड पे 1 सल्फर है। सिमिलरली यहाँ पर तोड़ दो, यहाँ पर कैसे तोड़ोगे इसको, जिंक 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। सल्फर हमको कितना मिला, 2, यहाँ लिख दो, अरे सॉरी 1 दोनों साइड पे 1 है। हाइड्रोजन हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या नेक्स्ट, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने ऑक्सीजन एटम्स है, देखो काउंट कर लो, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो हम लोगों को कितना मिला यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना मिला 4। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसके डेफिनेशन के इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इक्वल नंबर, रिएक्टेंट पे जिंक की कितने एटम्स हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, चलो ठीक है इक्वल है। हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, ठीक है, चेक हो चुका। सल्फर 1 है, 1 ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, 4, और ये कंडीशन किसकी हो गई, बैलेंस्ड, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो नए हैं अभी हम लोगों को पता है, ये बिल्कुल नया है, ये 9th तक में नहीं पढ़ाया होगा, ये 10th में अभी हाल ही में आया है, केमिकल इक्वेशंस। तो इसमें क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, लेकिन हम लोग इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप रिएक्शन को तोड़ो, इसको करो, हाँ बार बार प्रैक्टिस करने से फिर डायरेक्ट अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो हमको समझ में आ जाए बैलेंस नॉन बैलेंस्ड नहीं है। फिलहाल अभी टॉपिक बैलेंस्ड का मैं 2-3 ऐसे बैलेंस्ड का करके दिखा रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड में बार बार बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग यहाँ 2 हाइड्रोजन कर रहे हैं, क्यों यहाँ 1 सल्फर ले रहे हैं, सल्फर को 2 आगे कर दे रहे हैं, कुछ नहीं। अगर मैं ये हाइड्रोजन को आगे कर देता ना, अगर मैं ये हाइड्रोजन के ये जो 2 है, यानी मान लो H2SO4 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया था 2HSO4, तो ये 2 है ना, ये टोटल इन सब में मल्टीप्लाई हो जाता, फिर इसका मतलब क्या हो जाता, 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, और 2 4 8 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हो जाता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन इंडिविजुअली बता रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर है, इसके लिए इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तब उसके जाने के क्या कहा जाता है, ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी इस टॉपिक में नहीं जाते, इस हिसाब से चलते हैं, इस तरीके से हमने 2 किया, तो आगे कर दे तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके लिए हमने यहाँ रखा है। नोट करो, फिर एक एग्जांपल और बता इसको कैसे जाता है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।
ओके, चलो एक और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। एक यहाँ पर देखो ये है एग्जांपल H2O2 और हमको दिया 2H2O 2H2O। मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है क्योंकि इससे नया टॉपिक हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी चालू होने वाला है। इसकी वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल ले लिया है। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत सिंपल है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे। ठीक है, कैसे बताए? हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हमारा नया टॉपिक चालू होने वाला है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसका हम लोगों ने रिएक्शन यहाँ बता दिया। सबसे पहले रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर मैं उसका डेफिनेशन लिख दूंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले काम करते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम में मेनली अनबैलेंस्ड इक्वेशन से ही आएगा, आपको उसको बैलेंस्ड करना होगा। इस वीडियो के लास्ट लेक्चर में जब हम लोग पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे तब मैं बताऊंगा कि इस पार्ट में से बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल मतलब क्या होता है कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको पता चल गया। लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स जितने होंगे या लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड जितने होंगे रिएक्टेंट होंगे, राइट साइड वाले प्रोडक्ट। ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब इस चीज को ध्यान देना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखते कैसे हैं, क्या क्या रूल्स हम लोगों को दिमाग में रखने पड़ते हैं उसको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग पे ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एग्जांपल अभी जस्ट मैंने लिखा था, H2 ले लिया हमने, O2 ले लिया, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। रिएक्ट करके हम लोगों को H2O दो प्रोडक्ट दिया। ठीक है, मान लो ये प्रोडक्ट दिया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हमको पता कैसे चलेगा कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? ये चीज हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये बैलेंस्ड है या तो फिर अनबैलेंस्ड है? तो हम लोग वापस से क्या यूज करेंगे? अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। लिख दो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। R मतलब हो गया रिएक्टेंट, P मतलब हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, ये बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहे हिट एंड ट्रायल मेथड से, फिर आप लोगों को आ जाएगा। तो बार बार ये ना बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार बनाना एक एक रिएक्शन के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर सबसे पहले देख लो कितने एलिमेंट है वो देखने के लिए सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखो, प्रोडक्ट साइड देखने की जरूरत है नहीं। कितने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब दो ही एलिमेंट हमने यूज किए। कौन से? हाइड्रोजन यूज किए हैं और ऑक्सीजन यूज किए हैं, ये दो ही यूज किए हैं। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसी पे खेलना है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ H एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? दो क्यों? देखो H2, या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2H। इस तरीके से इधर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके आगे कोई और नहीं, कोई और एलिमेंट नहीं। अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर SO4 दिया होता, इस तरीके से लिखा तो जो होता ये मल्टीप्लाई, इसकी वजह से हमने पिछले नहीं इस एटम है दो है। यहाँ को H तोड़ दो तो H2 जाएगा नंबर ऑफ दो, बट साइड पे कितना? बैलेंसिंग क्या नंबर होने चाहिए, प्रोडक्ट इस चीज ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो अग्रिकल्चर आएगा टाइप केमिकल इस इम्पोर्टेंट है। क्या क्या ठीक है, हो गया एग्जांपल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस।
तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो कोई इसके नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आना ही है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस देख लेगा कि आगे दे रहा हूं इसके रूल्स देख लेते हैं कि हम लोग को जब कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसमें से एक मेन तो यही होता है कि बैलेंसिंग होनी चाहिए, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग उस रिएक्शन को बता सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन में जा रहे हैं। इसमें से एक पॉइंट तो यही होता है। ठीक है, रूल नंबर 1 है पहला, बैलेंसिंग मस्ट। ठीक है, बैलेंसिंग मस्ट। बैलेंसिंग मस्ट मतलब केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, ये मेन है। सेकंड पॉइंट, जब भी हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसका स्टेट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट हम जानते हैं क्या होता है, एल मतलब होता है लिक्विड यानी वाटर हो, एस मतलब होता है सॉलिड ठोस हो, जी मतलब होता है गैसियस, एंड एक्वायस मतलब होता है सॉल्यूशन मेड इन वाटर, सॉल्यूशन मेड इन वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायस। चलो इसका ही देख लेना यार। ठीक है, एक्वायस, तो इसको कहा जाता है एक्वायस। ये होता है स्टेट, ये स्टेट भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर होता है नेम्स। नेम्स किसका, एलिमेंट का। नेम्स किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमेंट का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है कंडीशन। नेक्स्ट होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कैटलिस्ट। अभी हालांकि कैटलिस्ट इतना 10th में जरूरत नहीं होता, 11th में जो साइंस ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से कैटलिस्ट का मतलब जानते होंगे। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन को बहुत जल्दी करवाता है लेकिन खुद में चेंज नहीं होने देता। जबकि हम जानते हैं अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, उसके स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, एटम्स चेंज हो जाते हैं, बैलेंसिंग होती है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। लेकिन कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट करवा देता है लेकिन खुद में चेंज नहीं होने देता। ठीक है, तो कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन मान लो, कंडीशन में आ सकता है कि हम लोग उस रिएक्शन को गर्म कर रहे हैं फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम प्रेशर दे रहे हैं या फिर टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ये सारे क्या हो जाए, ये सारे कंडीशन। तो कंडीशन मेंशन करना भी बहुत ज़रूरत है। कंडीशन में डाल दो कैटलिस्ट। चलो अभी कैटलिस्ट डाल दो कि अगर कोई कैटलिस्ट दिया हो तो कैटलिस्ट को भी हम लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, फिर स्टेट मेंशन करना किसके, एलिमेंट्स के, किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस है, एक्वायस में है। नेम्स बहुत लिखना ज़रूरी है और कंडीशंस बहुत ज़रूरी है। ये पूरा लिख दोगे तो टोटल नंबर, टोटल मार्क्स आपके मिल जाएंगे। आपको टोटल जितने भी मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो था कुछ रूल्स। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कोई भी अगर हम लोगों को इक्वेशन दिया हो जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में हो तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है अब हम लोग उसको देखेंगे। चलो यही पहला वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से समझाया था, ये हम लोगों को दे दिया H2 प्लस O2 गिव्स H2O। चलो ये दे दिया हम लोगों को। ठीक है, ये दे दिया है। ये बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड है क्योंकि देखो 2H है, 2H है, 2 O है बट एक ही O है। ठीक है, अब इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से पर यूज करते हैं। तो मैं यहीं छोटा सा कहीं बना देता क्योंकि मेरे को बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड लिखना पड़ेगा, तो एक में ही नहीं कर सकते, एक में ही नहीं कर सकते। चलो RP ये मैंने यहाँ छोटा सा बना दिया है। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ H के लिए और O के लिए, नंबर ऑफ एटम्स कितने H में, नंबर ऑफ एटम्स कितने O में। ठीक है, सबसे पहले पहला प्रोसेस, स्टेप 1 आ जाओ। H 2 है, ठीक है, 2 लिख दो। O 2 है, लिख दिया रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे आ जाओ, H 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है। अब इसको 2 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिर्फ हम लोग यहाँ ऑक्सीजन पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी याद रखना जब भी हम लोग कोई मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन में तो एलिमेंट के आगे, एलिमेंट के पीछे नहीं, होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, उस टाइम पे होल कहते हैं। याद है जब भी हम मल्टीप्लाई, अब हमको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट 2 देखो 2, ये ऑक्सीजन 2 हो, अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 4 हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन थे, 2 और आ गए, 4 हाइड्रोजन टोटल हो गए, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है। अब क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेप हमने किया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस O2, हम लोग को क्या मिला 2H2O। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन कहाँ अनबैलेंस्ड हो गया, रिएक्टेंट साइड पे। तो हम लोग एक और यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड लिखेंगे, कैसे, ये P R एंड P, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इस इक्वेशन में देखो, अब इस इक्वेशन को भूल जाओ, अब इस इक्वेशन में देखो, अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको तो हमने बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस किया, हमारा हाइड्रोजन हिल गया, अब हम लोग को हाइड्रोजन सही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कितना है, 2 हाइड्रोजन है, लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लिख दो। अब प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन देखो, ये तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए, 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, H2 2 और 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 हाइड्रोजन के लिए, हाँ 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 2 लिख दो। ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, बट ये दोनों पे अनबैलेंस्ड हो गए। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 4 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरे में मल्टीप्लाई होगा। अगर हाइड्रोजन के साथ कुछ और जुड़ा होता, मान लो हाइड्रोजन के साथ S जुड़ा होता, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तब S में भी होता है, लेकिन यहाँ प्लस की साइन हो गई, यानी ये दोनों इंडिविजुअल हो गए, अलग अलग हो गए, जुड़े नहीं है एक साथ, अलग अलग है। यानी सिर्फ अगर रिएक्टेंट की साइड की बात करूँ, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड पर, तो सिर्फ हाइड्रोजन में होगा, ऑक्सीजन में नहीं होगा। अगर ये दोनों जुड़े होते, मान लो ये दोनों ऐसे होते H2O2, ये जुड़े होते, और फिर मैंने बोला रिएक्टेंट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से, तो ये जो 2 है ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होता। अभी ये साइन आ गया, यानी अलग अलग हो गया, फाइनली हम लोगों को 2 मिला, H2O2 एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड बनाएंगे, R और P चेक करने के लिए क्या हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। चलो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक बार देख लो जरा, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। अब चलो अब टैली करते हैं हम लोग। रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, करेक्ट। ऑक्सीजन कितना है, 2 1 2। यहां पर देखो रिएक्टेंट के भी H एटम्स इक्वल हो गए, प्रोडक्ट के भी H एटम्स इक्वल हो गए, ऑक्सीजन के भी जो एटम्स है वो इक्वल हो गए रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले रूल्स लिखा था, कि हमारा जो भी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, तो ये हमारा रियल इक्वेशन है क्योंकि ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। अगर हम लोगों को कोई भी इक्वेशन को रियल इक्वेशन बनाना है, ऑथराइज्ड इक्वेशन बनाना है, तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ जितने भी एटम्स रिएक्टेंट पे हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट पे भी होने चाहिए, तो ट्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड बार बार देखते रहो, क्या स्टेप ले रहे हो उसके लिए नया हीट एंड ट्रायल मेथड बनाओ और उसको करते जाओ, क्या स्टेप ले रहे हो उसके लिए नया हीट एंड ट्रायल मेथड बनाओ और एक्सप्लेन करते रहो। ये टोटल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेट मेंशन करना है हम लोगों को। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, स्टेट मेंशन करना है। स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन मोस्टली किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, बाजू में G लिख दो, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, लिख दो गैस फॉर्म में। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर देखो स्टेट चेंज हो गई, केमिकल रिएक्शन हुआ ना, स्टेट चेंज हो गई, कैसे, वाटर तो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है,
ये हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये हमने स्टेट मेंशन कर दिया। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। सबसे पहले वीडियो में देखा था केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट चेंज होती है, लेकिन अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग इसमें कंडीशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, कि बहुत सिंपल इक्वेशन हम लोगों ने उठाया था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कैसे स्टेट मेंशन कर दी। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप नाम लिखना। नाम क्या लिखेंगे? ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और इसको बोला है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड केमिकली भाषा में, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और नॉर्मली अगर बोले तो इसको बोला जाता है वाटर, पानी। ये फॉर्मूला किसका है? पानी का। तो ये था कि कैसे बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, कैसे बैलेंस किया जाता है, किस स्टेप बाय स्टेप, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कब तक चेक करते रहोगे? जब तक कि जो इक्वेशन है बैलेंस्ड ना हो जाए, इस फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल ना हो जाए, तब तक हम लोगों को इसमें बैलेंस्ड करना ही पड़ेगा। और एक और चीज यहाँ पर नोट कर लो कि जो ये एटम के आगे होते हैं, ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं, यहाँ पर मान लो ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री, इसको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। ये 11th में है, बट आप जान लो कि कोई भी रिएक्शन में एलिमेंट के सामने जो नंबर लिखा रहता है वो स्टोइकियोमेट्री होता है। और स्टोइकियोमेट्री कैसे कैसे होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक होता है 1 2 3 4 अप टू जहां तक है इंफिनिटी मतलब आगे तक जा रही है। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, 1/2 1/3 1/4 इन फॉर्म में भी हो सकता है। डेसिमल में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, इन सब में नहीं होगा। इस फॉर्म में हम लोग स्टोइकियोमेट्री को कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? रिएक्शन में एलिमेंट के सामने वाले जो सामने नंबर्स लिखे रहते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। इसको स्टोइकियोमेट्रिक मत समझ लेना, ये नंबर है, ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, बट रियली स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? जो एलिमेंट्स के आगे जो नंबर लिखे रहते हैं। केमिकल रिएक्शन में फॉर्मूला चेंज नहीं होता, यही स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होते रहते हैं, सिर्फ ये स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होते रहते हैं। इसी से हमारा केमिकल रिएक्शंस लिखाता है। इतना नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें से कुछ बातें मैंने नहीं लिखी है नोट्स में एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि मैं कुछ यहाँ एक्सप्लेन कर सकूं। ये चीज़ आप नोट कर लो कहीं पर कि इसको स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। हाँ, मैं नोट्स में भी डाल लूंगा उसको, उसके बाद मैं पब्लिश करूंगा उसको। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? रिएक्शन में एलिमेंट के सामने जो नंबर्स लिखे रहते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन लिखने के दौरान स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होते हैं, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा, H2 है जो H2 ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, स्टोइकियोमेट्रिक होता है। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मेथड यूज कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जितने रिएक्शन में उतने प्रोडक्ट होने चाहिए, स्टेट होने की फॉर्म गैस में है, एक्वस में वो नेम्स इतना मिल जाएगा, काटेगा। इसको कुछ प्रैक्टिस है बैलेंसिंग ऑफ। ओके, यहाँ पर हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था कुछ रूल्स, ठीक है। किसी भी हम लोग जब कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो उसके मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। रूल्स में क्या बताया था कि फिजिकल जो हम लोग स्टेट डालते हैं, किस स्टेट में है वो, केमिकल रिएक्शन होने से पहले किस स्टेट में थे और रिएक्शन होने के बाद किस स्टेट में, वो डालना होता है। दूसरा डालना होता है क्या, कि हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, यानी स्टोइकियोमेट्री को इक्वल करना पड़ता है, रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट्स का भी। 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट मैंने डाला था कंडीशन में क्या होता है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज करें। कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस को उनके एज यूजुअल से बहुत जल्दी हो जाए, करवाना, कि बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाए। अगर मान लो कोई रिएक्शन टाइम ले रहा है, सपोज कोई रिएक्शन ऐसे नॉर्मली 20 मिनट्स ले रहा है, अगर हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया, कैटलिस्ट भी कोई एलिमेंट्स ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है, अगर हम लोगों ने उसको यूज़ किया तो 20 मिनट्स का वो हो सकता है 5 सेकेंड्स में तुरंत रिएक्शन करवा दे, वो कैटलिस्ट होता है। बट वो कैटलिस्ट एट द एंड एज इट इज़ ही रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं आता, ना उसके फिजिकल चेंज आता है, ना कोई केमिकल चेंज होता है, वो रहता है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक और पॉइंट आता है हीट चेंज, ठीक है, ये पॉइंट भी है, इस चीज़ को भी ध्यान देना होता है, हीट चेंज।
ठीक है, हीट चेंज की। मान लो हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टेम्परेचर चेंज हो जाना, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो जाना। तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? इस हीट से। हीट चेंज भी दो टाइप के होते हैं, हीट चेंज दो टाइप के होता है, पहला होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हीट चेंज भी दो टाइप का होता है, सबसे पहले होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन में हम लोगों को ये भी दिखाना पड़ता है, ये भी क्या होता है, जब हम लोग कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी अनबैलेंस्ड हो, जब हम लोग बैलेंस्ड करते हैं, जब हम उसका नेम मेंशन करते हैं, उसका स्टेट मेंशन करते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस यूज़ किए हैं वो मेंशन करते हैं, इसमें हीट चेंज भी यूज़ करते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट इवॉल्व, इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, निकलना, निकलना। केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब हम लोग को हीट निकलती हुई दिखती है, हीट मतलब गर्माहट जब उस केमिकल रिएक्शन से बाहर आती हुई दिखती है, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जहां पर हीट क्या होती है? निकलती है। कोई नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, कोई भी मान लो इस एक ए एलिमेंट, हम लोगों ने मान लो कोई हमारे पास ए एलिमेंट है, उसको हमने बी के साथ मिक्स किया और एलिमेंट सी मिला, और साथ में हम लोगों को हीट मिल गया, यानी हीट क्या हो रहा है? यहाँ पर बाहर निकल रहा है, यहाँ पर हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, यानी हम लोगों ने रिएक्शन किया और हीट उससे बाहर निकल रहा है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? हीट देना, लिख दो, हीट देना, चलो ऐसे याद रख लेना, निकलना या देना। कुछ टाइप के ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हीट हम लोगों को देना होता है, तब जाके वो केमिकल रिएक्शंस होगा। हीट नहीं दोगे तो एज इट इज पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक होता है। मान लो फिर से हमारे पास कोई ए एलिमेंट है, उसका रिएक्शन हम लोग बी से करवा रहे हैं, ठीक है, और हमको सी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। चलो ऐसे सीख लो, ए हमारे पास एलिमेंट है, बी हमारे पास एलिमेंट है, दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, सी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, फिर हमने उसको क्या दिया? हीट दिया, हीट दिया, तो हमको सी प्रोडक्ट मिल गया, ये किसका हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोगों को हीट देना पड़ता है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम लोगों को हीट देना पड़ता है, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, रिएक्शन के दौरान जब हीट बाहर निकलती है तो होता है एक्सोथर्मिक। जब देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एरो डाउनवर्ड होता है, और जब निकलती है तो एरो अपवर्ड होता है, ठीक है। हीट जब अंदर जाए, एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक, इवॉल्व हो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक, इवॉल्व हो एक्सोथर्मिक। ओके, यहाँ पर देख लो, उसके बाद हम लोग और ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर मैं जो जो पॉइंट्स होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, बाकी नोट्स में तो भरपूर चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके चलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है डिटेल में पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि हीट इवॉल्व, इतना लिख दो। मैं अभी इतना लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को लिखना है, हालांकि मेरे नोट्स में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ कि ऐसा रिएक्शन जहाँ हीट निकलती है बाहर, देने की जरूरत नहीं होती, निकलती है बाहर, जहाँ पर हीट निकलती है बाहर, और यहाँ पर देखो हीट चेंज, हीट का जो सिंबल होता है मोस्टली हम लोग अब यही यूज़ करेंगे, बार बार हीट लिखने से अच्छा है कि हम लोग सिंबल को यूज़ करेंगे। क्या है सिंबल? क्या होता है? ट्राइंगल, इसका मतलब होता है हीट, इसका मतलब क्या होता है? हीट। जब हीट निकलती है एक्सोथर्मिक होता है। चलो मान लो यहाँ पर हमने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और हम लोग को मिला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ में ही हीट बाहर आती है, हीट बाहर आती है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन कि जब रिएक्शन दो एलिमेंट को मिक्सअप करते हैं, दो एलिमेंट टूटते हैं, कुछ भी होता है और हीट बाहर आती है, उस रिएक्शन से बाहर आती है, तो एक्सोथर्मिक। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट हमको अंदर देना होता है तब रिएक्शन होगा, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक और एग्जांपल एक और ले लेते हैं, दो चार, तो हम लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को बर्न करो तो उसमें भी से भी हीट बाहर आती है। नेचुरल गैस जैसे मान लो हम लोग सीएनजी हो गया,
ठीक है। सीएनजी, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिख लो यहाँ पर कहीं पे साइड में, सीएनजी नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। जब सीएनजी बर्न होती है तो आपने कभी देखा होगा धुआं बाहर आता है। जब गाड़ियों में से सीएनजी हो जाए, चलो मान लो कोई क्रूड ऑयल, पेट्रोल वगैरह कुछ हो जाए, जब पेट्रोल चलता है तो धुआं बाहर आता है, हीट बाहर आती है, वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट देना नहीं होता, हीट खुद बाहर आती है, हीट बाहर निकलती है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पॉइंट्स आप नोट करते जाइए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सोथर्मिक, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? कोई एक रिएक्शन दे दो उसका, और ये पॉइंट और एग्जांपल्स दे सकते हैं। सारे क्या है? एग्जांपल्स हैं। ये बाकी सब क्या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल्स ही हैं, एग्जांपल। अब रेस्पिरेशन कहाँ से हो गया? रेस्पिरेशन का मतलब जो होता है हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उस चीज़ को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कहाँ से होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, तो हम लोग को थोड़ा ठंडक ठंडक महसूस होता है। लेकिन जब बाहर आता है तो आपने कभी ऐसे नाक पे ऐसे लगाया, जब आप लोग बाहर सांस करते हैं तो आपको थोड़ा गरम गरम लगता है। वो क्या होता है? हीट बाहर आती है साथ में। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं उसके बाद कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हमारे अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं फिर वो टूटते हैं, आपस में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, और जब बाहर आता है वो तो उसके साथ हीट भी बाहर आता है। इसके लिए रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू जो ग्लूकोज होता है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं एक्चुअली क्या होता है? ग्लूकोज होता है अंदर, C6H12O6 ये फॉर्मूला है, वो टूटता है और जब वो बाहर आता है तो साथ में गर्म हवा आती है। वो गर्म हवा एक्चुअली क्या होती है? हीट होती है। इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रेस्पिरेशन में मान लो हमने अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल बोला ग्लूकोज वाला, तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 क्या हो जाएगा? ये ग्लूकोज। और ग्लूकोज शुगर और वगैरह होता है ना, ग्लूकोज कमी हो जाना। ग्लूकोज कमी एक्चुअली क्या होता है? शुगर ही होता है, जिसमें हम लोग हाइड्रेट वगैरह और फिर कमजोरी आने लगती है। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे? एक्वा स्टेट में। एक्वा स्टेट में क्यों? क्योंकि हम लोग एक्वा स्टेट क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जो बनता है किससे? वाटर को यूज करके। वाटर में हम लोग कोई सब्सटेंस बनाते हैं और जो हमारा सोल्यूशन बनता है, मान लो पानी के अंदर आपने शक्कर मिला दिया, ठीक है, पानी लिया आपने, शक्कर मिला दिया, तो पहले पानी क्या रहेगा? वाटर प्लस शुगर, ये दो हो गए। इन दोनों को करोगे तो एक मीठा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बन गया, मान लो कोई सॉल्यूशन बन गया, तो वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। शुगर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे कि कोई भी चीज, कोई भी मिक्सचर हम लोग वाटर में करते हैं तो क्या बना देता है? एक्वायस। पिछले दो लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में भी और पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि लिक्विड, सॉलिड, गैसियस और एक्वायस क्या होता है, कि कोई भी चीज पानी में मिलाओगे तो सोल्यूशन हमको एक्वायस ही मिलेगी। कोई चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज पानी में मिलाओगे एक्वायस ही मिलेगी। ये भी ग्लूकोज भी मान लो कोई सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको वाटर में मिला के एक्वायस बनाया गया है। उसका रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं? O2 से। O2 से। मैं यहाँ पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। बैलेंस हम लोग आगे जो प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग की, तब अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये आप रेस्पायर कर रहे हो, ये हम लोग सूंघ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सूंघ रहे हैं। तो हम लोगों को साथ में क्या मिला? 6CO2। जब हम लोग बाहर निकालते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। ठीक है, साथ में 6H2O। अब पानी कहाँ से बाहर निकला भाई? ये पानी एक्चुअली क्या होता है? मॉइस्चर, वेपर फॉर्म में होता है, हम लोग देख नहीं पाते। ये वेपर फॉर्म में होता है जो बाहर निकलता है, और साथ में क्या निकलता है? हीट। साथ में ये जो गर्म हवा जो गरम गरम लगती है, मान लो अभी आप लोग ऐसे देखो, ऐसे उंगली लगाओ नाक के पास और फिर सांस लो अंदर की तरफ। ऐसे अंदर की तरफ सांस लोगे तो आपकी जो ये सरफेस है, ये उंगली के सरफेस पर है, वो हल्का हल्का ठंडा लगेगा। फिर वही चीज़ आप प्रोसेस दूसरा लो, जब आप लोग बाहर सांस निकालोगे तो आपके जो सरफेस है, ये उंगली का जो ये ऊपर है, इस पर आपको गरम गरम चीज़ें लगेंगी। गरम क्या होता है? एक्चुअली हीट होता है, ये बाहर ही आता है। इसके लिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोलता है। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पर हीट निकले बाहर, हीट देने की जरूरत ना हो। कौन कौन से एक्सोथर्मिक? मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकले। एग्जाम्पल CO + O2, CO2
और साथ में हीट बाहर निकल रहा है। और एग्जांपल बोले कि चलो और एग्जांपल बताओ एक्सोथर्मिक का, तो क्या होता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। कोई भी नेचुरल गैसेस हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी जलाओगे तो हीट बाहर आती है। रेस्पिरेशन, अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन में प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ मतलब जो हम लोग अंदर सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही तो जाती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है बाहर, और साथ में हीट आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये H2O के आगे जो 6 लिखा हुआ है, CO2 के आगे 6 लिखा हुआ है, O2O के आगे 6 लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक फिगर। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी इसके आगे जो भी है टोटल ये 1 है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद एंडोथर्मिक पे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन लेंगे, फिर कुछ होमवर्क है आपके लिए जिसको आपको कमेंट करना है। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। ओके चलो, हीट चेंज में हमारा जो बी टाइप आता है, कौन सा टाइप होता है वो, एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किस में होता है, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है, जहां पर हम लोगों को हीट देना होता है। अच्छा, ये एब्जॉर्ब और इवॉल्व का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, मैं एकदम लास्ट में आपको बता दूंगा किसका। अब इसको कैसे पहचाने कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये समझ लेते हैं, एंडोथर्मिक होता है जिसके अंदर हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, हीट को देना होता है, हीट निकलती नहीं है बाहर। चलो उसका एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम लोग नाम ले लिए नाइट्रोजन N2 प्लस O2, साथ में हम लोगों ने हीट दिया। अब मैं हीट बार बार लिखूंगा नहीं, इसका सिंबल बनाऊंगा, ये दिया हमने हीट, ठीक है, तो हमको 2NO मिला, बैलेंस्ड है। देखो 2N है, यहाँ 2N है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मिला। यहाँ पर हम लोगों ने हीट दी है। अगर हीट लेफ्ट साइड रहे तो एंडोथर्मिक, अगर हीट राइट साइड रहे तो एक्सोथर्मिक। यही एक ट्रिक है जिसके हम लोग समझ सकते हैं कि वो एंडोथर्मिक है। मान लो बोर्ड एग्जाम में यही 1 2 3 या 4 5 ऐसे रिएक्शन दे दिया और बोला क्लासीफाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर हीट हमारा लेफ्ट में रहे तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक। अगर यही हीट, ये जो सिंबल है हमारे, ये सिंबल है, वो राइट साइड रहे तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये भी आप नोट कर लीजिए, एक्सोथर्मिक, लेफ्ट साइड एंडोथर्मिक, राइट साइड एक्सोथर्मिक, ये हो गया। अब और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, इसमें से पहला है कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है कि जहां पर कंपाउंड टूटते हैं और 2 से 2 बनाते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट टूटते हैं। तोड़ा कब जाता है, जब कुछ ना कुछ दो उसको, तभी टूटेगा वो। अब जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो जाए, अगर हम लोग मान ले कोई भी रिएक्शन हमारे पास है, अगर कुछ दोगे तभी तो काम होगा हमारा। सिंपली तो ऐसे जब ऐसे रखा हुआ, मान लो कुछ भी रखा हुआ है, कुछ नहीं करोगे तो ऐसे ही रखा रहेगा, कुछ दोगे उसको तो टूटेगा। तो मान लो कोई भी ऐसे एक कंपाउंड है, उसको हीट दिया, फटक से कर टूट गया, 2 कंपाउंड्स ने बना, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि हमने उसको दिया, हीट दिया, निकला तो एक्सोथर्मिक, दिया एंडोथर्मिक, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये सारे जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस। अब ये समझाने की जरूरत है नहीं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स क्या बोलते हैं, प्लांट्स का जिससे खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स के लीफ में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो अपना किचन, इसके लिए क्या बोलते हैं, लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द ट्री, कुछ क्या किचन ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है, जिसमें वो लाइट को कैप्चर करता है, सन की लाइट को कैप्चर करता है। सन की लाइट में क्या होती है, हीट होती है, हीट को कैप्चर करेगा तभी उसमें प्रोसेस चलता है, और जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, सब होता है ना, उनका फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। इसके लिए वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि हीट, सन की हीट को ट्रैप करता है, फिर वहाँ प्रोसेस होता है और फिर ही प्लांट्स के लिए उनका फूड बनता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का प्रिपेयर होना। H2 ले लो प्लस O2 ले लो, H2O2 मिलाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसको हीट दे दोगे तब वो 2H2O बनाएगा। यहाँ 2, ये पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हीट दे दिया, एंडोथर्मिक। हाइड्रोजन ले लिया हम लोगों ने, सिंपल
उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? कुछ रिएक्शन करेंगे अपने नहीं कर सकते। और क्या किया, उस बर्नर को हीट किया तो फटाफट क्या होगा, पानी बनने लगा वो रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने कर चुके हैं सबके क्लियर पर मौजूद होता है कि हीट का निकलना, से हीट निकलना, जो रिएक्शन में हीट साइन रिएक्शन लेफ्ट एरो जैसे लेफ्ट हो जाएगा हमारा एंड का साइन रिएक्शन के राइट रहे तो हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हैं। अगर शॉर्ट के तरीके भी है कि शॉर्ट विंडो हर उसका क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, कोई भी इस तरीके से सिंपल इक्वेशन लिखेंगे और एग्जांपल्स देते हैं। दो तीन से हम लोग पहले देखिए उस करेंगे। अगला जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें टाइप के केमिकल रिएक्शंस रहेंगे, उसको मैं पार्ट बनाऊंगा। बहुत कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं 3 या 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताऊंगा और 3 क्वेश्चन बिना उस मेथड को यूज किए डायरेक्टली कैसे करते हैं, ताकि आपको डायरेक्टली भी पता चल जाए किस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 1 हम यहाँ पर बहुत मीथेन CH4 मतलब मीथेन ऑर्गेनिक, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बारे में पता चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने मीथेन का ऑक्सीजन के साथ कराया, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ कराया तो हम लोगों को मिला CO2 और H2 मिला H मिला। अभी हम लोगों को सबसे पहले बैलेंस्ड करना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन और पड़ेगा। और बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड पे है उनको इक्वल करके छोड़ देना, नहीं, इसका स्टेट्स भी लिखना है। कोई कंडीशन अगर अप्लाई करना है तो कर सकते हो, नहीं, नाम भी लिखना जरूरी है। स्टेट और नाम तो पक्का लिखना है, तभी मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर उन्होंने सिर्फ बैलेंस करने को कहा तो कंप्लीट इक्वेशन का मतलब होता है, कंप्लीट इक्वेशन मतलब होता है कि उसका स्टेट भी लिखना होता है और उसका नाम भी लिखना होता है। ये इस तरीके का दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, और बाकी जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ उसको हम लोग सिंपली बिना हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने आप हवा में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड, पी ले लो, अरे सॉरी आर और पी। रिएक्टेंट साइड पे देखो कितने हैं हमारे पास, सी है, एच है, ओ है, 3 एलिमेंट हमने यूज किया है, सी यूज किया है, एच यूज किया है और ओ यूज किया है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कैसे, सी एच ओ। बार बार इसके लिए मैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत टाइम जाता है, क्योंकि बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट आ जाता है कि हाँ हम डायरेक्ट इक्वेशन देख के समझ सकते हैं कि इसमें कितने इसमें कितने हैं, हम लोग कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। चलो सबसे पहले देख लो रिएक्टेंट साइड पे सी कितने हैं, सी रिएक्टेंट साइड पे एक ही है, एक लिख दो। सी इधर कितने हैं, सी एक ही है, प्रोडक्ट साइड पे एक है। ठीक है, एच कितने हैं, यहाँ पर 4, एच 4 ही है, यहाँ पर एच 2 है, यहाँ पर 4 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 ही है। ओ देख लो, ओ 2 है और ओ 1 और यहाँ पर 3 है, यहाँ तो 3 हो गया। यानी ऑक्सीजन की बात करें रिएक्टेंट साइड पे 2 ही है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। अब यहाँ पर देखो कार्बन बैलेंस्ड है, लेकिन जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, जो अनबैलेंस्ड को भी बैलेंसिंग करते हैं ना, तो जो हम लोगों को स्टार्टिंग में बैलेंस्ड मिलता है वो भी अनबैलेंस्ड हो जाता है, फिर उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से बता दूंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली भी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, सबसे पहले एच को बैलेंस करेंगे। एच को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 4 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है, क्या करेंगे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
और इसी में एक काम करो, इसी में ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम लोगों को देखो अगर मैं यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों को इक्वल करना था, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों एक बार में इक्वल आ जाए। क्या कर सकते हैं, क्या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, ये दोनों क्या हो गए, 6 और 6 हो गए। अब देखो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, इसको इस तरीके से लिखो, CH4, इसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्लस O6 करना है, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3O2, 3 2 ज़ा 6, C कितना हो गया हमारे पास, O कितना है, ये 1 और ये कितना है 3 और इनको 2 करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 ज़ा 6 डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को कुछ पर जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई कर देंगे 4, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, हाँ ये कर, 6 मत करो, सॉरी 6 मत करो, नहीं हमारा इधर बैलेंस नहीं हो पाएगा। इस तरीके से देखो प्रोडक्ट है और इस साइड 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, अगर इस ऑप्शन को भी मैं ये और ये 2 4, तो इस हम लोग 2 को अगर अब 2 कितना बैलेंस्ड हो, एक है H4 है, देखो 2 2 ज़ा 4, H4 है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग एरर ट्रायल मेथड लिख देते हैं, R एंड T, ठीक है। कितने एलिमेंट है हमारे पास, C है, H है और O है, चो C रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 4 है, लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे भी है तो यहाँ भी 4 है, 2 2 ज़ा 4। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर भी 2 ये और प्लस 2 ये 4, देखो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन अभी भी नहीं है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्टेट डालना है, CH4 गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, CO2 गैस फॉर्म में होता है और H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये हमने स्टेट मेंशन कर दिया। अब फाइनल इसको हम लोग क्या देने वाले हैं, ने CH4 यानी मीथेन, CH4 यानी मीथेन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी ये वाटर, सिंपल वाटर, ये हो गया हमारा टोटल केमिकल इक्वेशन बैलेंस यूजिंग एरर ट्रायल मेथड। ये हो गया, ध्यान से देखो इस तरीके से किया जा सकता है। अगर हम लोगों को इतने भी नहीं होता बैलेंस्ड, मान लो इधर भी कुछ इधर उधर हो जाता था, हमको एक और स्टेप लेके जाना होता, एक और एरर ट्रायल मेथड में लिखना होता, फिर उसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना होता, उसको अच्छे से बैलेंस करना होता। इस स्टेप में हो गया, इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले इक्वेशन इस फॉर्म में दी रहेगी, कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें से सबसे पहले लिख लो कि क्या बैलेंस्ड है हमारे पास, क्या बैलेंस्ड नहीं है, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करो। अब बैलेंसिंग के दौरान जो बैलेंस्ड रहता है ना, कभी कभी वो भी हिल जाता है, इसमें चलो कार्बन कुछ नहीं हुआ लेकिन कभी कभी वो भी चला जाता है, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, इसके लिए लंबा 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 होता जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो लंबा हो जाता है, बहुत जाता है, इसको डायरेक्ट किया, एक दो ऑप्शन, फिर वीडियो को बाइंड बाकी मैं आपको दूंगा, उसको आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में, कमेंट नहीं है तो भी क्वेश्चन कीजिए, मैं अगला लेक्चर चालू करने से आपको एक बार वो बता दूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा सा, CuSO4 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CuSO4 प्लस NaOH, तो ये हमको दिया CuOH होल ट्वाइस प्लस
Na2SO4 Na2SO4 इतना बड़ा रिएक्शन देखो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमारे पास दिया है कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिया कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, कॉपर एक है, सल्फेट एक है, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 हो गया, अनबैलेंस्ड यही पता चल गया। अब हमको बैलेंस्ड करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, इक्वेशन दी हुई है तो उसको बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है वो देखना होता है। चलो एरर ट्रायल मेथड हम लोग चालू कर देते हैं, आर पी, ठीक है, आर एंड पी। इस चैप्टर में मोस्टली मैं आपको इसी मेथड से बता दूंगा ताकि बार बार आपको प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आगे के चैप्टर जो भी अगर केमिकल इक्वेशन होंगे तो मैं ये बार बार मेथड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही करूंगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या यूज़ करना है, तो प्रोडक्ट साइड पे देखने की जरूरत है नहीं, रिएक्टेंट साइड पे देखो क्या क्या यूज़ करना है। कॉपर है हमारे पास, ठीक है, सल्फर है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, सोडियम है, ऑक्सीजन एक बार लिख चुके तो दोबारा ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, और हाइड्रोजन है हमारे पास। 1 2 3 4 5 है तो सीधा लिख दो यहाँ पर क्या, कॉपर सोडियम ऑक्सीजन, अरे सॉरी सल्फर ऑक्सीजन सोडियम Na एंड H। ओके चलो ये बहुत लंबा जाने वाला है तो आप लोग साथ साथ करते रहना, क्योंकि मैं रब भी कर दूंगा, बहुत छोटा है थोड़ा सा। कॉपर एक है, रिएक्टेंट साइड पे लिख दो, एक प्रोडक्ट साइड पे। सल्फर एक यहाँ पर है, सल्फर एक यहाँ पर है, एक एक डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 4 है, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन 5 है, 4 प्लस 1 ये 5, तो ऑक्सीजन कितना है 5 है। और यहाँ पर देखो कितना है, ये 2 और ये 4, यहाँ तो हो गया 6। ऑक्सीजन हम लोगों को रिएक्टेंट साइड पे कितना मिला, ये 2, ये ब्रैकेट लग गया, ये 2 H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ और 4 ये यहाँ पर 6। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम 1 है बट यहाँ सोडियम 2 है, ओके। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या हम लोगों को क्या ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि सब कुछ एक बार में हो जाए। कॉपर ठीक है, सल्फर ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताओ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 4 एंड प्लस 2 6। अगर मैं वहाँ पर डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो जाएंगे, लेकिन बाकी सबको मल्टीप्लाई करने में मेरे को टाइम लग जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 4 और 2 ऑक्सीजन हो गए तो ये 6 हो जाएंगे। यानी मैंने क्या किया, रिएक्टेंट साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर देखो कॉपर 1 है, ठीक है, कॉपर 1 है, परफेक्ट है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑक्सीजन 4 और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 2, इसको इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, 2Na प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तोड़ दिया मैंने, देखो 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 और ये 4 6 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। 2 सोडियम परफेक्टली बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 परफेक्टली बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। यानी ये हमारा हो गया रियल केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CuSO4 प्लस 2NaOH, क्या दिया हमको इसने, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये सब क्या हो गए, एक्वायर्ड स्टेट में होंगे, क्योंकि ये जो भी होंगे सब वाटर में मिले होंगे। ये भी एक्वायर्ड स्टेट में मिलेगा और ये भी हम लोगों को एक्वायर्ड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नाम लिखना है, ये हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिख देना इसको, ये हो जाएगा कॉपर
हाइड्रोक्साइड और ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे पहले लेक्चर का सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि कोई भी चेंज नहीं करे, बस क्या हो रहा है एलिमेंट्स इधर से उधर हो गए। एलिमेंट कॉपर सल्फेट था तो कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम सल्फेट हो गया। ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया क्योंकि हमने देखो बैलेंस्ड कर दिया सब कुछ, हमने उसके स्टेट्स भी मेंशन कर दिए हैं और हम लोगों ने उसके नेम्स भी लिख चुके हैं। तो ये था इसी लेक्चर में। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, उसके पहले होप आपको ये मज़ा आया होगा और अच्छे समझ में आएगा। मैंने मेरा बेस्ट दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ कमी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर भी काम करूँगा ताकि ये वीडियो और अच्छे से हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके हैंड रिटन नोट्स तो मैंने आपको पहले कह दिया कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आयुष एकेडमी आप सर्च करेंगे। मैंने वैसे हालांकि लिंक अपने चैनल पर डाल दिया है बट कभी कभी लिंक काम नहीं करती है, तो आप लोग डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं आयुष एकेडमी। वहाँ पे ग्रुप आ जाएगा आयुष एकेडमी का और इसी चैनल का लोगो रहेगा उस पर, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। डिटेल्स में हैंड रिटन नोट्स मैंने किए ताकि आपको आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। टेक्स्ट बुक आप तभी पढ़िए जब आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स मैं भी करवाऊंगा लास्ट में, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक बार एक वीडियो इंडिविजुअली बना दूंगा एक्सपेरिमेंट्स पे से। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ एक्सपेरिमेंट्स करवाना है तो मैं एक्सपेरिमेंट की अलग वीडियो बना दूंगा, आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं जो होमवर्क देने वाला हूँ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आ रहा है तो भी लिखिए। मैं अगला वीडियो चालू करने से पहले उसके सॉल्यूशंस में आपको ऑन द स्पॉट मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, इसके क्वेश्चन आप इसके आंसर जो भी हैं कमेंट कीजिए। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, बस बैलेंस्ड करना है इसमें और स्टेट्स और वो सब डालना है। सेम इसमें भी वही है और इसमें आपको ये देखना है कि इनका रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, फिर आपको उसको बैलेंस्ड करना होगा। और इसका भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए सर थर्ड या फोर्थ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर, तो मैं अगला वीडियो चालू करने से पहले इसके सॉल्यूशंस आपको ऑन द स्पॉट दे दूंगा। और इनके तो जैसे एज यूजुअल हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके करते हैं, वैसे आप चारों के चारों कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, फिर आपको उसको बैलेंस करना होगा। ये सारे के सारे अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और वो पार्ट्स में रहेंगे।